महाराष्ट्र के पुणे में एक पैसेंजर ट्रेन के कोच में अचानक से आग लग गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। दौड़ से पुणे के लिए निकली डेमो ट्रेन के एक कोच का काफी हिस्सा जो है वो खाक हो गया। ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझाई नहीं जा सकी, जिसके बाद आग लगने की खबर स्टेशन मास्टर को दी गई। रेलवे ने आग लगने की घटना के जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट तलब कर ली है। तो दौंड से पुणे आ रही डेमो ट्रेन में आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल साफ इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। डेमो ट्रेन के कोच में आग लगी। महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी खबर। ट्रेन में सवार यात्रियों ने आग बुझाने की कोशिश किस तरीके से की, तस्वीरें आपके सामने हैं। जिसके बाद यहां पर लोगों को भी बाहर निकाला गया। एक कोच में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दौंड से पुणे जा रही थी ये डेमो ट्रेन। नहीं चलो खिड़की लगा और उनका कैसे तो महाराष्ट्र के पुणे से ये बड़ी खबर है, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब डेमो ट्रेन के कोच में आग लग गई। और किस तरीके का माहौल उस वक्त वहां पर था। जो ट्रेन में सवार यात्री हैं उन्होंने ही खुद कोशिश की और आग बुझाने का काम यहां पर शुरू किया गया। यात्रियों में किस तरीके का यहां पर जो है वो साफ तौर पर अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। और लखनऊ एयरपोर्ट पर उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब लैंडिंग के दौरान विमान के पहिए से चिंगारी निकलने लगी। घटना रविवार सुबह 6:30 बजे की है। सऊदी अरब के जिद्दा से 250 हज यात्रियों को लेकर ये विमान लखनऊ पहुंचा था और इसी बीच लैंडिंग के दौरान उसके पहिए से चिंगारी निकलने लगी। सभी यात्रियों को विमान से हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जब तक वो यात्री इस विमान में फंसे रहे तब तक जान अटकी रही। लैंडिंग के दौरान इसी विमान के पहिए से चिंगारी निकलने के बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल था। लखनऊ एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही राहत इस बात की कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और सभी को इस प्लेन से बाहर निकाल लिया गया है। हज यात्री इसमें सवार थे। 250 की संख्या बताई जा रही है। सभी सऊदी अरब से लौट रहे थे और उसी दौरान जब ये विमान लैंड होता है, जैसे ही ये रनवे पर पहुंचता है, तो उसके बाद यहां पर इसी विमान के पहिए से चिंगारी निकलती हुई देखी गई। अब यहां पर इसकी जांच पड़ताल भी शुरू हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कोई हादसा नहीं हुआ, कोई अनहोनी नहीं हुई। उसे होने से यहां पर रोक लिया गया और सभी यात्री जो इसमें सवार थे वो सभी पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जिन्हें निकाल लिया गया है इस विमान से बाहर। और अब टेक्निकल टीम वहां पर मौजूद है और जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। लैंडिंग के दौरान आखिर इस तरह से चिंगारी उठने के पीछे वजह क्या रही, क्योंकि जरा सी भी अगर ये चिंगारी बढ़ती या फिर अगर ये आग का रूप लेती तो आप सोचिए कि कितना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। हालांकि राहत इस बात की कि कोई हादसा नहीं हुआ, उससे पहले ही ये टल गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी आपको बता दें। राजा की हत्या से पहले का एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में ट्रैकिंग करते हुए दिख रहे हैं सोनम और राजा। 23 मई का बताया जा रहा है दोनों का वीडियो। एक शख्स ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अपलोड किया है। अब पुलिस इस वीडियो की जांच पड़ताल कर रही है, जिसमें सोनम और ये देखिए राजा, आप दोनों ही लोगों को इसमें देख सकते हैं। एक शख्स जब रिकॉर्ड कर रहा था तो आगे आपको सोनम दिखाई दे रही है चलती हुई, ये व्हाइट कलर के टॉप में, और पीछे आपको राजा रघुवंशी दिखाई दे रहा है। कोई शख्स वहां पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होगा। उसी दौरान ये दोनों भी उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो गए वीडियो बनाते समय। अब जाकर उस शख्स ने जब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया तब ये वीडियो सामने आया है। अब पुलिस की भी निगाह इस वीडियो पर है और वो भी इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। ट्रैकिंग करते वक्त ये दोनों पति पत्नी उसके कैमरा में रिकॉर्ड हुए। जो शख्स उस वक्त रिकॉर्ड कर रहा था ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों, राजा रघुवंशी और सोनम। जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग की जा रही थी, रिकॉर्डिंग ऑन थी और उसी समय वहां से दोनों गुजर रहे थे ट्रैकिंग करते हुए। सोनम और राजा साफ दिखाई दे रहे हैं।
और आइए इस खबर पर बात करने के लिए इस वीडियो पर और क्या जानकारी हमारे पास शिलांग से हमारे सहयोगी मनोज वर्मा जो लगातार इस खबर पर हर एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मनोज, अब इस मामले में ये नया वीडियो सामने आया है, कहां क्या है, किसने ये अपलोड किया, क्या कुछ इस पर और डिटेल मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा करीब 20 घंटे पहले इस वीडियो को अपलोड किया गया है। देव सिंह नाम का एक शख्स है जो कि 23 तारीख को यानी कि 23 मई को यहीं शिलांग में मौजूद थे और देव सिंह जो है डबल डेकर ब्रिज की तरफ ट्रैकिंग करने जा रहे थे। एक्सीडेंटली ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। जो देव सिंह है उन्होंने अपनी प्रोफाइल पर भी डाला है कि एक्सीडेंटली इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। जब वो ट्रैकिंग करते हुए नीचे डबल डेकर ब्रिज की तरफ जा रहे थे तभी रास्ते में सोनम और राजा उनको दिखाई दिए और उस वीडियो में वो कैद हो गए। जब उनसे जो हमारी बातचीत हुई उनका कहना है कि अब जब वो अपने वीडियोस को देख रहे थे तब उन्होंने इस वीडियो को जो है अपलोड किया है और इसमें सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी ही दिखाई दे रहे हैं। 23 तारीख को करीब 9:35 का ये वीडियो और इसके बाद आपको बता दूं कि कुछ घंटे बाद ही राजा रघुवंशी की यानी कि करीब 3 से 4 घंटे बाद राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी। अभी फिलहाल जो ये वीडियो है पुलिस के संज्ञान में आ चुका है। पुलिस अब देव सिंह से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि देव सिंह के पास इस तरीके के कुछ और वीडियो हो सकता है कि कातिल भी देव सिंह के किसी वीडियो में शूट हुए हो। तो पुलिस अब देव सिंह से संपर्क करने की कोशिश कर रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि ऐसे और कितने वीडियो बनाए गए थे। फिलहाल पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सबूत है जिसके अंदर सोनम और राजा दोनों दिखाई दे रहे हैं। 23 तारीख का ये वीडियो, हो सकता है कि कुछ और वीडियो भी उनके पास मिल जाए, लेकिन पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत इस वीडियो के जरिए लगा है। जी बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पुणे में एक बड़े हादसे से दहशत मच गई। रविवार को पिंपरी चिंचवाड़ में इंद्रायणी नदी पर बना हुआ पुराना पुल बह गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हादसा कितना भयानक था। भारी बारिश की वजह से पानी का बहाव तेज हुआ और लोहे का पुल इंद्रायणी नदी में जा समाया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बड़ी संख्या में लोग पुल पर मौजूद थे, जिनमें से कई लोग नदी के तेज बहाव में बह गए। हादसे की जानकारी मिलते ही आनन फानन में राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और करीब 40 लोगों को बचाया गया। दरअसल इस पुल पर न जाने के लिए एक बोर्ड भी लगा हुआ था, लेकिन पर्यटक नहीं माने और पुल पर चले गए। एक सच्चाई ये भी है कि कागजों में ये पुल कई महीनों से बंद था, लेकिन फिर भी यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते खुले थे, जिसके चलते लोग यहाँ पहुँच जाते थे। हालत ये थी कि पुल पर कई लोग दोपहिया गाड़ी भी लेकर चले जाते थे, जिससे पुल का भार बढ़ा और दशकों पुराना ये पुल इस भार को संभाल नहीं पाया। इस पुल हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और कल हादसा होने के बाद आज फिर एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम तैयार है। हालांकि पुलिस के पास किसी के गायब होने की शिकायत नहीं है, फिर भी प्रशासन एक बार फिर इस ऑपरेशन को चलाने की तैयारी में है। की ब्रिज दुर्घटना के बाद करीबन 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू रहा। 7 घंटे के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया गया था, लेकिन अभी फिर एक बार सुबह रेस्क्यू टीम हमें तैयार दिख रही है नदी में उतरने के लिए। इंद्रायणी नदी का भाग है, वहाँ के अलग अलग हिस्सों में ये पूरी टीम्स है वो जाएगी। अपने साथ बोट भी लेके आए हैं और बोट के जरिए ये पूरा इंद्रायणी नदी का जायजा करेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम क्या करेगी आगे जाके, क्या जानकारी है। सर पहले तो आपका नाम बताइए। सागर दहिम्बेकर। सागर जी, क्या जानकारी है? आप वापस एक बार नदी में उतर रहे हैं, क्या कोई लापता है, इसकी कोई जानकारी आपके पास आई है? अभी तक फिलहाल तो कोई कंप्लेंट नहीं, मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। तभी भी अगर कोई गलती से मिसिंग होता है, ये पॉइंट देख के जो प्रशासन है उन्होंने एक आदेश दिया कि नीचे का जो भाग है, जो एरिया है वो सब सर्च करने के लिए, अगर कोई गुमशुम होता है तो वहाँ पे जाके सर्च करने हैं। कल जिस प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन रहा, आपको अब कितने लोगों को बचाने में आपकी कामयाबी? टोटल 51 जो भी लोग हैं वो इंजर्ड लोगों को ट्रीटमेंट अभी चल रही है और 4 कैजुअल्टी वहाँ पे 4 कैजुअल्टी। लापता होने की जानकारी नहीं, फिर भी आप ऐसे ही जाके देख के आएंगे कि क्या कोई अटका है क्या, या कोई डेड बॉडी वहाँ पे है क्या, ये पूरी तलाश करेंगे। बराबर। क्या क्या लेकर जा रहे हैं आप? जैसे आपके पास वॉकी टॉकी है, बोट हमें दिखाई दे रही है। अभी सर्च के लिए एडवांस जो भी इक्विपमेंट है, एडवांस लेवल पे जो ड्रोन यूज़ किए जाते हैं, रेस्क्यू ड्रोन है, थर्मल ड्रोन है, वो सब यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। और जो स्पेशल जो राफ्ट होती है, वाइट वाटर राफ्ट जिसको बोला जाता है, वो राफ्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो अभी जो यहाँ का टेरेन है उसके लिए परफेक्ट ये बोट यहाँ पे मानी जाती है।
है। तो ये रेस्क्यू की टीम है, ये अपनी पूरी तैयारी के साथ फिर एक बार नदी में उतरने के लिए तैयार है। और इनकी जानकारी है कि फिलहाल तो कोई लापता या गुमशुदा होने की जानकारी पुलिस के पास नहीं है, फिर भी एक रेस्क्यू टीम की तरफ से फिर एक बार ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, पुणे, मावल। तो देखिए, अब एक बार फिर से उस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया जा रहा है, इसको लेकर कि कहीं कोई फंसा ना हो, कहीं कोई लापता ना हो। अगर ऐसा है तो फिर इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए उसे निकाला जा सके। देखिए, इस हादसे का शिकार हुए गणेश पवार की किस्मत से ही जान बच पाई, क्योंकि वो हादसे के वक्त पानी में डूब गए थे। कैसे ये हादसा हुआ, ये उनकी जुबानी ही आपको सुनवाते हैं। इस ब्रिज दुर्घटना की हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और उस वक्त जो ग्राउंड पर थे वो चश्मदीद गवाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले आपका नाम बताइए और आप उस वक्त क्या कर रहे थे? मेरा नाम गणेश पवार, मैं इधर से उधर जा रहा था। मैं बेगडवाड़ी गया था, हम रहने के लिए कुंडमाला उस तरफ ही, लेकिन इतना भीड़ था, 40-60-70 लोग। जिधर ब्रिज गिरे ना उधर 60-70 लोग थे एक ही जगह, क्योंकि उधर से भी गाड़ी आया था, इधर से भी गाड़ी आया था। वो दो गाड़ी इधर पास होता नहीं था, क्योंकि वो जाली लगा इस साइड से, पहला होता था थोड़ा क्रॉस करके। हाँ, उधर रोटरी क्लब ने जाली लगाया था, इसलिए कम से कम 40-50 लोग कल बच गए वो जाली की वजह से भी। फिर आप कैसे बचे? मैं भी पानी में डूबा था, लेकिन मैं इधर स्थानिक रहता था, इसलिए मेरे को मालूम था कैसे ऊपर आना। इतना पानी था, ये इतना पानी पूरा डूब गया था मैं। हाँ, फिर आपकी बाइक खाया पानी में जा अभी। हाँ, और उस वक्त आपको अंदाज नहीं आया कि ये ब्रिज गिरने वाला है या ब्रिज हिल रहा है? वैसे तो ब्रिज हिलता ही था पहले से ही, क्योंकि सबको ये भी मालूम था कि ब्रिज हिल रहा है, लेकिन अभी बाहर के लोगों को मालूम नहीं था ना। उनको हम स्थानिक करके उनको बताया तो भी वो उल्टा बात करता था, इसलिए हम लोग भी कभी उसे ये नहीं करता था, बेस नहीं करता। सवाल मेरा यही है कि यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ से रहदारी करने के लिए मनाही है, ठीक है, ये धोखादायक है, ऑलरेडी प्रशासन ने यहाँ पे लिखा है, तो ऐसे में जिम्मेदार कौन है इस घटना? ये पब्लिक ही है, प्रशासन क्या करेगा इसमें? प्रशासन ने तो बोर्ड लगाया था, पब्लिक को रोक सकते थे? हाँ, रोक सकते थे ना, लेकिन अभी कैसा है, पुलिस वाला भी आता है, 1-आधा घंटा रुकता है, जाता है, उनका भी मानता नहीं है। तुम ऑर्डर दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, वो सब पब्लिक है। पब्लिक कुछ भी उल्टा सवाल करते हैं। और कब से बंद था ये बोर्ड, कब से लगा है? ये बोर्ड 2 साल से ग्राम पंचायत ने लगा दिया। हाँ, 2 साल से बोर्ड, और इतनी ही भीड़ भी बोर्ड है, उस तरफ भी बोर्ड है, दोनों साइड में बोर्ड लगा है ग्राम पंचायत में। भीड़ यहाँ से ज़्यादा आती है, वहाँ से यहाँ से ज़्यादा रहती थी। हाँ, क्योंकि इधर से पिंपरी चिंचवड पूना नज़दीक है, इधर से बेगडवाड़ी रेलवे स्टेशन नज़दीक है। पैदल आएगा तो भी 2 या 3 मिनट में इधर आता था। दूसरी बात ये है कि जब इतनी भीड़ आती है तब क्या प्रशासन को मालूम नहीं रहता? ये मालूम रहता है ना उनको भी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है? आप यहाँ के स्थानिक रहे। जिम्मेदार मतलब ये बाहर का ही लोग है ना, पब्लिक ही है। पब्लिक किसी का सुनता नहीं है। अभी हम लोग 10 दिन जाता आते समय लोगों को बताता है इधर मत खड़ा रहो, उधर मत खड़ा रहो, क्योंकि हमको मालूम है इधर किधर खड्डा है, किधर पानी जाता है, ये हमको मालूम है ना। उन बाहर वाले को क्या मालूम है? आपके सामने कितने लोग नीचे गिर गए? 50 लोग था ना, पूरा 50 या 60 लोग नीचे था, पानी में ही थे। वैसे 20-25 लोग ऊपर निकल के आए थे। मैं इस तरफ था, उस तरफ 20-25 गिरा था। यानी जो गिरे सीधा पानी में ही गिरे? पूरा पानी में। या ऐसा होगा ना, डायरेक्ट ब्रिज दोनों तरफ से, बीच में वो टूटा नहीं है, वो बेंड हो गए वजन की वजह से, लोगों की वजह से बेंड हो गया, टूटा नहीं ब्रिज। आप क्या ऐलान करना चाहोगे? अब यहाँ के आप लोकल हो कि अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है, हर कोई नदी के किनारे या धरण के किनारे जाके फ़ोटो खींचने के लिए, सेल्फी खींचने के लिए कोशिश करता है परिवार के लिए, तो आपने जो हादसा देखा है, आपने खुद अनुभव लिया है, आप लोगों को क्या ऐलान करोगे? लोगों ने भी संभल के रहना मांगता है, उधर स्थानिक लोगों का सुनना मांगता है, किधर क्या है, किधर कुछ है कुछ नहीं है, उनको भी पता होना चाहिए ना। सुनना मांगते हैं। सेल्फी क्या, अभी मैं कल ऊपर नहीं निकलता, मैं जाता तो क्या होता था, सेल्फी ऐसे रहता था ना। फिर लोगों ने ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए।
तो ये है स्थानिक रहवासी, ये खुद इसकी शिकार हुए थे। ये कह रहे हैं कि मैं खुद बाइक लेकर जा रहा था और बाइक लेकर जाते वक्त ये ब्रिज है अचानक से गिर गया और ये खुद शख्स है वो भी डूब गए थे। लेकिन ये ग्रामीण भाग के है, इधर के लोकल है और इसी वजह से इनको पूरी जानकारी है कि कैसे तैरने का, कैसे ऊपर आने का। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं गुजरात के अहमदाबाद विमान हादसे की। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में तेजी आई है। जांच के लिए अमेरिकी अधिकारी अहमदाबाद पहुंचे हैं और अमेरिकी अधिकारी विमान हादसे वाली जगह का निरीक्षण करेंगे। बोइंग की एक टीम भी बताया जा रहा है कि हादसे वाली जगह पर पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर अहमदाबाद विमान हादसे की जांच से जुड़ी हुई, जिसपे तेजी देखी जा रही है। जांच के लिए अमेरिकी अधिकारियों का दल अहमदाबाद पहुंचा है। अमेरिकी अधिकारी विमान हादसे वाली जगह का निरीक्षण करेंगे, वहां पर जाकर जांच पड़ताल करेंगे और इसी के साथ बोइंग की भी एक टीम हादसे वाली जगह पहुंची है। तो अहमदाबाद विमान हादसा कैसे हुआ, क्या वजह रही कि चंद सेकंड्स, उड़ान भरने के चंद सेकंड्स बाद ही वो हादसा हो गया, यही सवाल ढूंढने की कोशिश ये टीम भी करेगी। अहमदाबाद हादसे की जांच में कई एजेंसीज जुटी हुई हैं। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के साथ साथ एनआईए और एटीएस की टीम भी इस हादसे की हर पहलू से जांच कर रही है। वहीं इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों का परिजनों के साथ डीएनए जांच कर मिलाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द परिजनों को जान गंवाने वाले लोगों का शव सौंपा जा सके। इस हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। उनका शव का डीएनए मिलान हो चुका है। आज पूर्व सीएम विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूर्व सीएम का अंतिम संस्कार आज होगा। उनके परिवार से उनके शव का डीएनए मिलान हो चुका है, जिसके बाद उनका जो शव है, जो पार्थिव शरीर है, वो परिवार वालों को सौंप दिया गया था। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि विमान हादसे की जांच जारी है। देखिए, आपको अपडेट दे देते हैं, ब्लैक बॉक्स का वॉइस रिकॉर्डर भी मिल गया है। इस हादसे में अब तक क्या कुछ हुआ है इस हादसे के बाद, वो आपको हम बता रहे हैं। डीएनए सैंपल से शवों की शिनाख्त अब भी जारी है। उसके बाद ही परिजनों को मृतकों के शव सौंपे जा रहे हैं जब डीएनए मैच हो रहा है। बोइंग इन्वेस्टिगेशन टीम की भी जांच जारी है, वो भी पहुंच चुकी है। इसी के साथ मृतकों के परिजनों के लिए 230 टीमों को लगाया गया है। अलग अलग जगहों पर ये टीमें काम कर रही हैं मृतकों के परिजनों के लिए, क्योंकि उन्हें उनके शव सौंपे जा सके, उनके अपनों के। इसके लिए अलग अलग जगहों पर काम हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण डीएनए जांच, डीएनए मैच होगा, उसके बाद ही शव सौंपा जाएगा। और आइए इस खबर पर अभी ताजा अपडेट और क्या है हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। मृत्युंजय, अब जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका की भी एक टीम पहुंची हुई है, बोइंग का भी एक दल पहुंचा हुआ है, क्या अपडेट हमारे पास? जी बिल्कुल, इस समय जो अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसा हुआ था, दो मुख्य केंद्र हैं। एक घटना वाली जगह जहां पर लगातार पिछले 5 दिनों से जांच की अलग अलग एजेंसियां जो हैं वो पहुंची हुई हैं, और दूसरा जो स्थान है वो शवगृह, जहां पर सिर्फ दुख और दुख है। और इस वक्त गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा। इसके लिए ये एम्बुलेंस मुख्य गेट पर यहाँ पर आप देखिए लगा दिया गया है, और अगले 5 से 10 मिनटों के अंदर ये पूरी प्रक्रिया भी हो जाएगी और पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। ये जो आप फूलों से सजा हुआ एम्बुलेंस देख रही हैं, इसी एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और यहाँ से अहमदाबाद एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, और फिर वहाँ एयर एम्बुलेंस की मदद से मूवमेंट है, और एयर एम्बुलेंस के बाद से राजकोट पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा और देर शाम वहाँ अंतिम संस्कार होगा। तो ये तस्वीरें मैं आपको शवगृह के बाहर दिखा रहा हूँ, जहाँ परिजनों को पार्थिव शरीर सौंपा जा रहा है। और विजय रूपाणी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो भी इस हादसे का शिकार हुए हैं, और वो भी लंदन, अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। तो थोड़ी देर में देखिए तमाम जो कॉन्वॉय की गाड़ियां हैं वो लग चुकी हैं। जो पीछे आपको 3 कार नज़र आएगी, उसमें परिवार के सदस्यों के लिए ये गाड़ी लगाई गई है, और इस एम्बुलेंस के आगे भी कॉन्वॉय की गाड़ियाँ लगाई गई हैं। दूसरा जो केंद्र है, जैसा कि आप बता रही थी, जो क्रैश साइट है वहाँ पर अमेरिका की एक टीम पहुँची हुई है, उसको NTSB कहा जाता है। और ये जो NTSB की टीम है, ये बोइंग कंपनी की टीम होती है, जो कि एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन का टेक्निकी टीम होती है जो इस पूरे मामले की जांच करती है। तो NTSB बोइंग कंपनी की और एयर इंडिया की टीम, ये दोनों ही टीम क्रैश साइट पर इस वक्त मौजूद हैं, और ये दोनों ही टीम इस वक्त जो क्रैश इन्वेस्टिगेशन है उसमें अपनी भागीदारी अदा कर रही हैं, जांच कर रही हैं अलग अलग पहलुओं से।
आपको बता दें कि प्रतिदिन एक नई एजेंसी जो आती है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पहले दिन से ही हम देखते जा रहे हैं किस प्रकार से चाहे NIA हो, गुजरात ATS हो, उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से जांच किया। उसके बाद में AAIB जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो है, DGCA के अंतर्गत आने वाली, उस एजेंसी ने अपनी जांच शुरू की। इसके अलावा साथ ही साथ DGCA के अलावा जो AAIB की जांच हो रही थी, तो फिर बोइंग कंपनी के तकनीकी अधिकारी कल यहाँ पर आए हुए थे। इसके अलावा देर शाम ब्रिटिश की एक तकनीकी टीम आई थी, हालांकि कल उनको जांच की इजाज़त नहीं दी गई थी। अब कर्नाटक से आई एक खबर आपको दिखाते हैं, जहां बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद एक दीवार ढह गई और ये घटना मौके पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भरभरा कर एक बाउंड्री वॉल गिर जाती है, जिसके बाद घर में सैलाब दाखिल हो गया। इस दौरान घर का गेट और बिजली के खंभे भी गिर गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरें वाकई भयावह हैं, डरा देने वाली है कि किस तरीके से ये सैलाब घर के भीतर घुस गया, जिसमें न दीवार बच पाई, ना ही वो गेट बच पाया, और किस तरह से पानी का ये बहाव घर के अंदर दाखिल हो गया। तस्वीरें देखिए आप, भरभरा कर दीवार गिरी और उसके बाद ये सैलाब सीधे घर के भीतर। तो कर्नाटक के बेंगलुरु की तस्वीरें हैं ये। बेंगलुरु में ये भारी बारिश जिस तरह से हो रही है, उसके बाद यहाँ पर देखिए बरसात भी हो रही है, लगातार बारिश भी दिखाई दे रही है, और कैसे पानी का ये बहाव, ये सैलाब घर के भीतर दाखिल हुआ। पहले दीवार जो भरभरा कर टूट पड़ी और उसके बाद जो दरवाजा लगा हुआ था इस घर के बाहर, वो भी नहीं इस पानी के बहाव में टिक पाया और अचानक से ये पानी घर के अंदर दाखिल हो गया। ना तो घर का गेट बचा, ना ही बिजली का खंभा, सब कुछ जो भी इस पानी की चपेट में आया वो बहता चला गया, गिरता चला गया। राहत इस बात की है कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे में किसी के कोई हताहत होने की जानकारी नहीं है। इधर दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट इलाके अशोक विहार में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जेलरवाला बाग में DDA अवैध अतिक्रमण को हटा रहा है और इससे पहले भी इस जगह पर अभियान चलाया गया था। जिन लोगों की झुग्गियां गिराई गई उन्हें DDA की तरफ से पक्के घर दिए जा रहे हैं। जेलरवाला बाग में आज तकरीबन 200 से ज्यादा झुग्गियों को गिराया जाना है। बुलडोजर का ये एक्शन लगातार हो रहा है उन अवैध बस्तियों पर, उन अवैध झुग्गियों पर जो दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में बसी हुई हैं। दिल्ली का ये अशोक विहार इलाका, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। आज भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 200 से ज्यादा झुग्गियों को गिराया जाएगा और DDA की तरफ से इन्हें पक्के घर भी दिए गए हैं। जिनकी झुग्गियों को गिराने का काम हो रहा है, इस अभियान के तहत उन्हें रहने के लिए DDA ने पक्के घर भी दिए हैं। जेलरवाला बाग की ये तस्वीरें आपके सामने। कल भी एक्शन हुआ था और आज एक बार फिर से इस अभियान को चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज 200 से ज्यादा झुग्गियों को यहां से गिराने का काम है। दिल्ली के अशोक विहार में जेलर वाले बाग के इलाके में जो अयोग्य या जो अवैध झुग्गियां थी, उनको गिराने का काम फिलहाल DDA की तरफ से किया गया है। मैं आपको अगर साइट पे दिखाऊं तो ये स्पॉट है जहां पर बुलडोजर का जो एक्शन है वो चल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में कुछ लोगों को मकान अलॉट कर दिया गया था, बावजूद उसके यहाँ पर अवैध झुग्गियाँ थीं, जिनको लेकर अब ये प्रशासन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर करीब 200 से 300 जो अवैध झुग्गियाँ हैं वो पाई गई हैं, जिनको लेकर फिलहाल ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना होने पाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में है कि आप देखिए कि सीधे तौर पर ये बगल में ही जो पक्के मकान हैं वो बने हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप देखिए कि इस पूरे मामले में पुलिस बल जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं और यही वो स्पॉट है जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और सुरक्षा के मद्देनज़र तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। लेकिन देखिए ये पक्के मकान आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, जो DDA के दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो पक्के मकान हैं वो यहाँ पर हैं। लेकिन कुछ जो अवैध मकान थे वो यहाँ पर बने थे। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर जो बुलडोजर चल रहा है वहाँ पर क्या झुग्गियाँ बनी हुई? हाँ, बनी हुई थी। आप लोग का मकान भी वहाँ? नहीं
हम लोग का कल टूटेगा, कल नोटिस लगा है। हाँ लोगों का भी मकान यहीं पे? हाँ, हमारे 80 साल से हम लोग है, जब से कांग्रेस बनाए थे, बसाए थे, फिर VP सिंह धरना डाले थे। बताया जरा, कोर्ट भी गए थे शायद? हाँ, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी नोटिस लगा के गए हैं तोड़ने के लिए। आप लोगों को क्या मकान मिला है? नहीं मिला है, किसी को नहीं, आधा टूट गया, आधा बाकी है, किसी को नहीं मिल रहा है। और सबको यही दिखा रहे हैं कि दे दिए हैं। और किसको दिए हैं? कब से यहाँ रह रहे हैं? हम लोग 80 से हैं, हमारे आदमी थे, उनके पिताजी थे। कुछ नहीं हो रहा है। अरे तोड़े, लेकिन हम लोग कभी कहीं बसा दे। तमाम कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों का यहाँ पर मकान है, उनको नोटिस दिया गया है, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई कल या परसों होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। तो 200 से ज्यादा झुग्गियां गिराई जानी है आज, लेकिन यहाँ पर लोगों का दर्द भी झलक रहा है। उनका ये कहना है कि कहा जरूर जा रहा है कि उन्हें पक्के मकान दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी इस तरीके का मकान नहीं दिया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से, एयर इंडिया की फ्लाइट हांगकांग लौटी। AI 315 विमान में तकनीकी गड़बड़ी का शक, जिसके तहत हांगकांग लौट गई वापस। दिल्ली आ रही थी एयर इंडिया की ये फ्लाइट। इस वक्त की ये बड़ी खबर AI 315, जिसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी, जिस तरह की जानकारी फिलहाल शुरुआती तौर पर मिल रही है। दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट हांगकांग वापस लौट गई, क्योंकि उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी, कुछ गड़बड़ी उसमें नोटिस की गई, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया और उस फ्लाइट को वापस हांगकांग ही भेजा गया। दिल्ली आना था इस एयर इंडिया की फ्लाइट को, जिस फ्लाइट का नंबर AI 315 बताया जा रहा है। यह विमान जिसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट नोटिस किया गया, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, एयर इंडिया की फ्लाइट जिसमें कुछ गड़बड़ी मिली और उसके बाद इसे हांगकांग वापस लौटाया गया। बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 विमान वापस लौटा है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बार फिर गड़बड़ी देखी गई है, एक बार फिर से कोई टेक्निकल फॉल्ट उसमें नोटिस किया गया, जिसके बाद एहतियातन ये फैसला लिया गया है। दिल्ली आ रही इस फ्लाइट को वापस हांगकांग लौटाया गया। AI 315 विमान में तकनीकी गड़बड़ी का शक। बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 विमान वापस लौटा। हांगकांग से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, लेकिन ये सफर पूरा होता उससे पहले ही उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नोटिस किया गया, कोई तकनीकी दिक्कत आई, जिसके बाद ये फौरन फैसला लिया गया और फिर उस विमान को जिसने दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, उसे वापस हांगकांग लौटाया गया है। फिलहाल ये जानकारी निकल कर आ रही है सामने। अब आगे थोड़ा और जब डिटेल मिलेगी, तब ये पूरी तस्वीर खुलकर सामने आएगी कि आखिर कितने यात्री उसमें सवार थे, किस तरीके की तकनीकी दिक्कत थी और कब इस फ्लाइट को वापस हांगकांग भेजा गया है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है, एक बार फिर से एयर इंडिया की फ्लाइट में जिस तरीके से दिक्कत की बात सामने आ रही है। और बड़ी बात ये कि बोइंग ड्रीमलाइनर विमान है ये जो लौटाया गया है, जिसमें कुछ तकनीकी दिक्कत की बात सामने आ रही है कि कुछ ऐसा नोटिस किया गया, कोई ऐसी दिक्कत जिसके बाद इस खराबी के शक के चलते इसे वापस भेजा गया है हांगकांग से। इसने दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। इस खबर पर बातचीत के लिए नीरज राजपूत का रुख करेंगे। नीरज, क्या जानकारी है इस खबर पर? देखिए, जो जानकारी मिल पाई है कि ये जो एयर इंडिया की फ्लाइट है 315, ये हांगकांग से दिल्ली के लिए चली थी, लेकिन जैसे ही इसने उड़ान भरी तो जानकारी मिली है, सुबह 8:50 का टाइम था इसका, तो उस समय ये जानकारी मिली कि इसमें कोई टेक्निकल इशू आया है, मिड एयर आया है, तो इसीलिए इसको वापस जो है जो हांगकांग जो है ले जाया गया है इस फ्लाइट को। और देखिए, ये भी जानकारी मिली कि ये जो फ्लाइट है ये ड्रीमलाइनर ही है, बोइंग 7878 ही है, वही है, उसी बोइंग का विमान है जिसका हम लोग ने देखा है कि क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, जो क्रैश हुआ है वो वही सेम ही प्लेन है, 7878 ड्रीमलाइनर है। तो ये जानकारी अभी तक सामने आई है। ठीक है, आप नजर रखिएगा, जैसे कोई अपडेट होगा नीरज हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। तो बोइंग का ड्रीमलाइनर एक बार फिर से जिस तरीके से उसमें तकनीकी दिक्कत देखी गई और वापस उसे, क्योंकि दिल्ली आना था लेकिन हांगकांग में ही उसे वापस लौटा दिया गया है। यूपी के मुरादाबाद में एक तांत्रिक की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने घर में घुसकर हत्या को अंजाम दिया और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी फरार हो गए।
बताया जा रहा है कि हमलावरों ने सीने, टांगों और प्राइवेट पार्ट के साथ साथ पूरा शरीर चाकुओं से गोद डाला। शोर सुनकर मृतक की पत्नी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो गए। कह रही थी मम्मी के वाले 4 लड़के देखे मैंने, एक तो संजीव नाम का है और 4 की पहचान नहीं पड़ी। घटना मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के हरियाणा गाँव की है। हत्या के पीछे की वजह तंत्र मंत्र बताई जा रही है। तांत्रिक की पत्नी 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। इधर महाराष्ट्र के पालघर से एक दिल दुखाने वाली घटना सामने आई। एक गरीब परिवार का दावा है कि उसे अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से पति पत्नी प्लास्टिक की थैली में मृत नवजात का शव लेकर 70 किलोमीटर तक पैदल चले। मोखाड़ा तालुका की रहने वाली अविता को देर रात प्रसव पीड़ा हुई। दावा है कि 108 पर संपर्क करने के बाद भी कई घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद उसका पति किसी तरह उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा। पति का कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से उसे नासिक रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही गर्भ में शिशु की मृत्यु हो गई। दावा है कि घर लौटने के लिए अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद पति पत्नी ने मृत नवजात का शव प्लास्टिक की थैली में रखा और 70 किलोमीटर तक पैदल चलकर वापस घर आए। इस घटना ने सरकारी सुविधाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।